गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो किसी भी प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस तब बोलते हैं जब उस प्रोसेस में या जब उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस है जिससे कि वो बना है बिल्कुल डिफरेंट हो। इट मीन्स अ प्रोसेस इज सेड टू बी केमिकल प्रोसेस इफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज हैविंग प्रॉपर्टी डिफरेंट। किससे डिफरेंट होनी चाहिए? फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, जिस सब्सटेंस से वो फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कोयले को जलाते हैं तो हमें CO2 गैस मिलती है। अब कार्बन का या कोल का बर्न होना ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो इसमें CO2 गैस बनी है उसकी प्रॉपर्टी कार्बन से बिल्कुल या कोयले से बिल्कुल डिफरेंट है। तो CO2 हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी देन कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या माना जाएगा? एक केमिकल प्रोसेस। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी केमिकल प्रोसेस में ऐसे कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब जब हम रिएक्टेंट को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से पहले हो सकता है रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, लेकिन मिक्स करने के बाद अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो लिक्विड है तो हम कहेंगे कि इसमें स्टेट का चेंज हुआ है। या फिर हमने लिक्विड लिक्विड को मिक्स किया, वो गैस में कन्वर्ट हो गए, अगेन स्टेट का चेंज हो रहा है। तो अगर किसी प्रोसेस में स्टेट का चेंज हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो प्रोसेस कैसा हो? केमिकल प्रोसेस हो, या फिर वो रिएक्शन जो हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है। बट ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि अगर स्टेट का चेंज हो रहा है तो वो केमिकल प्रोसेस ही होगा। फॉर एग्जांपल H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, इसमें स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। बट ये प्रोसेस जो है केमिकल प्रोसेस नहीं है। बट फिर भी कई केसेस में ऐसा होता है कि स्टेट चेंज होता है और वो प्रोसेस कैसा होता है? केमिकल रिएक्शन। सेकंड है कलर चेंज। अगर दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद अगर कलर में चेंज आ रहा है तो मे बी पॉसिबल कि वो प्रोसेस कैसा हो? केमिकल प्रोसेस हो, या रिएक्शन कैसी हो? केमिकल रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन होते समय कोई गैस इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल जब हम जिंक को H2SO4 में ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और एक गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शन में अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भी कंफर्म है कि वो प्रोसेस कैसा है? केमिकल प्रोसेस है। या रिएक्शन कैसी है? केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है, दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद टेम्परेचर पूरे सिस्टम का या तो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है। तो अगर प्रोसेस कराते समय सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि वो प्रोसेस कैसा हो? केमिकल प्रोसेस हो। एंड लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। कई बार क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर एक सेमी सॉलिड या इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ऐसे हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन हैं जिससे कि कंफर्म हो सकता है कि जो प्रोसेस हम करा रहे हैं वो कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी केमिकल प्रोसेस जो हो रहा है उसको अगर हम एलिमेंट्स के एटम्स के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी केमिकल प्रोसेस का। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी किससे? विद द हेल्प ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। और कौन कौन से एलिमेंट? जो उस केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो किसी केमिकल प्रोसेस को किसी रिप्रेजेंट करना या लिखना एटम्स की हेल्प से, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए जैसे अभी हमने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था बर्निंग ऑफ कोल,
तो वर्बली हमने बोला बर्निंग ऑफ कोल एंड इट विल फॉर्म CO2। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो कोल होता है वो कार्बन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोयले के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन होता है? कार्बन। इट मीन्स जब हम कोल का बर्निंग करेंगे तो कार्बन का बर्निंग होगा। और बर्न करने के लिए हमें किस गैस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिखा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग, कार्बन के साथ में हमने ब्रैकेट में लिख रखा है S और O2 के ब्रैकेट में G। ये S, G या फिर L, स्मॉल l, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इन एलिमेंट का फिजिकल स्टेट कि रूम टेम्परेचर पर, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये एलिमेंट या जो ये सब्सटेंसेज हैं हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में? तो जो कार्बन होता है कोयले के फॉर्म में, दैट इज़ इन सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं वो गैसेस स्टेट। अब और इन दोनों को फिर हमने कंबाइन करके एरो के बाद दिखाया CO2। नाउ दिस एरो, ये जो एरो है लेफ्ट में जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स वो होती हैं जो आपस में कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? प्रोडक्ट। तो राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय अ एरो। नेक्स्ट CO2 जो हमें मिला है वो भी गैस की फॉर्म में, तो अगेन वी हैव रिटन G। तो हमें याद रखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और जो राइट वाला पार्ट होता है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो हम दिखाते हैं और एरो का जो हेड वाला पार्ट होता है वो पॉइंट होता है प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हेड है, ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट होगा और एरो का जो टेल है वो किसकी तरफ पॉइंटेड होगा? रिएक्टेंट की तरफ। फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन सिर्फ लिखी गई है वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल हों। अगर लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल हैं एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं तब तो बैलेंस है इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं है तो वो स्केलेटल है या अनबैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, जो हम नमक घर में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला यही होता है NaCl। तो NaCl फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? सोडियम का रिएक्शन किससे कराना है? क्लोरीन से। ना हमने लिख दिया कि अब सोडियम हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं, क्लोरीन Cl2, क्योंकि क्लोरीन हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 लिखा है हमने। और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म हुआ? NaCl। अब अगर हम लेफ्ट में और राइट में देखें तो लेफ्ट में सोडियम 1 है, राइट में भी सोडियम 1 है, लेकिन लेफ्ट में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और राइट में क्लोरीन सिर्फ 1 है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन हमने लिखा है दैट इज ओनली ए स्केलेटल इक्वेशन, ये भी बैलेंस नहीं है। अब फिर से हम इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का ये तरीका है कि राइट साइड में जो एटम्स होने चाहिए उनका नंबर और लेफ्ट में जो एटम्स होने चाहिए उनका बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। हम जो भी चेंजेस करते हैं वो सिर्फ फ्रंट में यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया सो दैट क्लोरीन इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाए। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 2 लगाएंगे सोडियम भी 2 हो गए। अब सोडियम 2 करने के लिए फिर हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। लेफ्ट में सोडियम के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, राइट साइड में जो 2 है ये दोनों के लिए माना जाएगा, बोथ फॉर सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये इक्वेशन ऑफ बैलेंस है। तो डेफिनेशन ये कि व्हेन एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो एटम्स होंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल होंगे तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल जिंक जब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगेन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हुई H2, हमेशा हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। बट यहाँ पे 2 लगाती है, अब क्लोरीन भी 2 हो गए, बट ठीक है क्लोरीन तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अब इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि Zn 1 है, Zn इधर भी 1 है, तो Zn plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2. Now it is a balance equation. Aluminium plus H2SO4 gives aluminium sulfate and hydrogen gas. अब आप लोगों ने ये सब पढ़ाई होगा 9th क्लास में, जो आयंस होते हैं उनकी वैलेंसीज के बारे में। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम जब सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो जब एल्युमिनियम H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनता है एल्युमिनियम सल्फेट, और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाती है? हाइड्रोजन। अब इसको अगेन बैलेंस करने के लिए SO4 का होल थ्राइस है, इट मीन्स सल्फर की 3 एटम्स यूज होंगे।
इधर सल्फर सिर्फ 1 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे 3 लगा दिया हमने, ये भी 6। अब सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो बैलेंस नहीं हो है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 2 पुट कर दिया। अब हर एक एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है 2 एल्युमिनियम प्लस 3 H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 H2। इट इज अ बैलेंस इक्वेशन। एक और एग्जांपल लिया हमने लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अगेन इसे बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि राइट साइड इधर इसका होल ट्वाइस है NO2 का, मतलब नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे एंड में बैलेंस करते हैं। इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं हम उसे बैलेंस करते हैं पहले। तो इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन को मैं नहीं देख रहा, मैं पहले नाइट्रोजन को देखा कि लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन का होल ट्वाइस है और इधर नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस। अब फिर हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे 6 7। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो सकता अपने आप, तो हम अपने आप इसको बैलेंस करने के लिए पूरे कंपाउंड के सामने 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 लगाते ही लेड 2 हो गया, चलिए 2 Pb हो गया। बट नाइट्रोजन अब कितना हो गया, 2 तो पहले से था, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 4NO2। अब ऑक्सीजन अब देख लेते हैं, अपने आप बैलेंस हो गया होगा। 3 2 6 2 12, 2 ऑक्सीजन, 4 2 8 10 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ O2 होगा। तो 4 2 8 2 10 एंड 2 12 ऑक्सीजन, इधर भी 3 2 6 2 12। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो जब हम 2 मोल्स लेड नाइट्रेट की हीट करते हैं तो 2 PbO फॉर्म होता है, 4 NO2 और 1 O2। सिमिलरली अगर हम आयरन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे, इट फॉर्म्स FeCl2 और H2। अगेन हाइड्रोजन 2 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिए, क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन भी इसमें राइट साइड में 2 ही है। तो नाउ इट इज इक्वेशन इज बैलेंस। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जनरली हमारे इस 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कंबाइन होना, ऐड होना। इसका मतलब क्या होगा, 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी होगा कि 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Na+Cl2 गिव्स NaCl। इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया है, रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2H2+O2 गिव्स H2O। अगेन इन दोनों ने कंबाइन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन+O2 कंबाइन हो रहे हैं, CO2, अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नॉट नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना। तो डिकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देता है। ऊपर वाले में 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे एक सब्सटेंस ब्रेक होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन, मतलब टूटने वाले रिएक्शन। अब डिकम्पोज करने के लिए या ब्रेक करने के लिए किसी कंपाउंड को हमारे पास कई मेथड्स हो सकते हैं, जिसमें से मेनली 3 मेथड्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसका दूसरा नाम है थर्मोलिसिस। थर्मल वर्ड हम यूज़ करते हैं हीट के लिए। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं, हीट करके ब्रेक कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस। थर्मो का मतलब अगेन हीट और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक। तो थर्मोलिसिस मीन्स टू ब्रेक अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे लेड नाइट्रेट जो हमने अभी ऑलरेडी एग्जांपल लिया था, इसको भी हम हीट करते हैं तो इट गिव्स 2 PbO, NO2 एंड O2। ये जो डेल्टा का साइन है या ट्राइंगल का जो साइन है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, इट इज़ अ साइन ऑफ हीटिंग। तो हम एरो के ऊपर या तो लिख सकते हैं हीटिंग
या फिर डेल्टा का साइन बना सकते हैं। तो डेल्टा साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट करना। अब इसमें जो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट फॉर्म हुए जिसका अलग से ही क्वेश्चन आता है, जैसे है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के हीट होने से फॉर्म होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो एग होता है, जो एग का जो ऊपर वाला शेल होता है, हार्ड वाला पार्ट होता है एग शेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करा रहे हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्यूक्लाइम कहते हैं और इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए। जो घर में हम जो पुताई करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं, फॉर दैट वी यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में चूना ही होता है जिसका हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। बाकी ये कंपाउंड लेड नाइट्रेट को हीट करने से फॉर्म हुआ, दैट इज PbO, लेड ऑक्साइड, और NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकेंड मेथड है हमारे पास डिकम्पोजिशन का, दैट इज फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सनलाइट के लिए। तो अगर हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करा रहे हैं सनलाइट की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। इसको हम फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं। फोटो मतलब सनलाइट और लिसिस का मतलब ब्रेक होना। फॉर एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट इस पर पास कराते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, Ag अलग हो जाता है और दो Br2 की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराने के लिए नाम ही बता रहा है इसका कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे। तो जब हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बट वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमें कैसा वाटर लेना होता है, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब थोड़ा बहुत हम पहले प्योर वाटर में एसिड ऐड कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो प्योर वाटर होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। प्योर वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है, तो उसको कंडक्टर बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं, एंड दैट्स वाई दैट वाटर इज नोन एज एसिडिफाइड वाटर। फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए उसमें हम दो प्लैटिनम के रॉड डाल देते हैं। तो जो प्लैटिनम के रॉड्स हैं दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड इसमें कैथोड बनेगा और दूसरा वाला एनोड। जो कैथोड इलेक्ट्रोड होता है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड वाले पे पॉजिटिव। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलती है और क्लोरीन गैस, सॉरी नॉट क्लोरीन, वाटर, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगी हमें, एनोड पे। तो ये चैप्टर अभी, ये लेक्चर यहीं तक है। जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे उसमें बस थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स, और लास्ट में दो पार्ट और हैं हमारे पास, कोरोजन एंड रस्टिंग, वो डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर और बचा है इसका जिसमें कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।